नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नजदीक 31 मार्च की डेडलाइन। टैक्स बचाने के क्या है उपाय, आसान तरीके हम आपको बताने वाले हैं जिससे आपको बचत के साथ फायदा भी होगा। टैक्स बचाने के स्मार्ट टिप्स लेकर हम आए हैं। हमारे साथ खास एक्सपर्ट है, उनका परिचय करा देते हैं। अनिल चोपड़ा, ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबींग, बजाज कैपिटल, और पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी हमारे साथ हैं। अनिल जी और पंकज जी दोनों का बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। और मार्च का ये टाइम वैसे होता भी खास है क्योंकि कई लोगों को लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग भी करनी होती है और हम चाहते हैं कि बहुत स्मार्ट तरीके से ये हो, इसलिए आप दोनों एक्सपर्ट्स की मदद हम लेने वाले हैं इसमें कि कैसे स्मार्ट तरीके से टैक्स बचाया जा सकता है। सबसे पहले अनिल जी, कौन से ऐसे ज़रूरी काम हैं जो 31 मार्च तक कर लेने सबके लिए ज़रूरी है? पॉइंटेडली अगर मैं आपसे 4-5 ज़रूरी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो अगर 31 मार्च से पहले की। हाँ, देखिए, जो भी आपकी इनकम टैक्स बचाने की जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो आपने बेनिफिट सोचे हुए हैं, वो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी करके, और अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो अपने एम्प्लॉयर को दे दें ताकि वो आपका टीडीएस जो है उस हिसाब से कम काटें। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन हैं या कोई शॉपकीपर हैं तो आपको खुद ही कोशिश करनी चाहिए कि ये जो टैक्स रिलेटेड जो आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है 31 मार्च से काफी पहले कर लें ताकि आपके चेक वगैरह भी क्लियर हो जाए और ऐसा ना हो कि बाद में किसी वजह से आपको छूट ना मिल पाए। तो अभी तो आज तो 17 तारीख हुई है, जल्दी से जल्दी करके आप कोशिश करके एक लिस्ट बनाएं और जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि सब जानते हैं कि सेक्शन 80C जो है वो सबसे बड़ा सेक्शन है अभी आजकल की ओल्ड टैक्स रेजिम में, और उसमें आप 1.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं। और उसमें कई तरह के उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं। आप म्यूचुअल फंड के ईएलएसएस में इन्वेस्ट करके आपने 1.5 लाख का कोटा पूरा कर सकते हैं, या अगर आपने पीपीएफ अकाउंट खोला हुआ है उसमें अगर आपने जमा नहीं कराए तो आपको याद रखना चाहिए कि हर साल आपको कुछ ना कुछ पैसा उसमें डालना होता है, उसमें भी डाल के आप अपना 1.5 लाख रुपए के कोटा को पूरा कर सकते हैं। और अगर आपने एनपीएस अकाउंट खुलवाया हुआ है ऑलरेडी, तब भी आपको याद रखना चाहिए कि हर साल उसमें आपको कुछ ना कुछ रकम जरूर जमा करनी होती है और वहां पे आपको टैक्स में छूट भी मिलती है सेक्शन 80 CCD 1B के अंतर्गत, तो भी करिए। और अगर आपने एनपीएस अभी तक खोला ही नहीं है तो ये भी एक बहुत अच्छा मौका है क्योंकि उसमें मुश्किल से आधा घंटा लगता है और आप जो है अपनी एनपीएस की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और साथ ही टैक्स ही बचा सकते हैं। अगर आपने एनएससी लेने का सोचा हुआ है तो आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां पे आपको चेक देके और वेट करनी पड़ेगी कि जब जब चेक कैश होता है आपका उसके बाद आपको एनएससी मिलेंगे। और अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली हुई है तब भी आपको हो सकता है कि मेडिकल कराना पड़ जाए, उसमें भी 1-2 दिन लग जाते हैं। तो अभी वक्त ये आ गया कि जल्दी से जल्दी आप एक्शन लीजिए, चाहे आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके सेक्शन 80D के अंतर्गत आपने टैक्स बचाना हो या आपने अपने लिए कोई टर्म प्लान लेके सेक्शन 80C में जो 1.5 लाख का कोटा है उसमें करना हो। और एक यहाँ पे स्वाति जो बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, क्योंकि अभी जो बजट आया था उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं निर्मला सीतारमण जी ने एक अनाउंसमेंट करी थी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेके बहुत बड़ी, और वो ये कि 31 मार्च से पहले तो आप जितने भी अमाउंट की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरते हैं तो आपको आगे जाके जो उसकी जो रिटर्न्स हैं वो टैक्स फ्री मिलती रहेंगी। लेकिन 1 अप्रैल के बाद वो रूल चेंज होने वाला है और अगर आप 5 लाख से ज्यादा का एनुअल प्रीमियम वाली पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं तो यही मौका है। लास्ट कुछ चंद दिन रह गए हैं जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानर से मिलकर अच्छी सी एक पॉलिसी लेकर और फ्यूचर की एक टैक्स फ्री रिटर्न्स की एक योजना बना लें, एक तैयारी कर लें, ताकि आपके बच्चों की फीस है या आपके बच्चों की शादी है या आपके अपनी रिटायरमेंट है, जो भी आपके गोल्स है उसके लिए आपको टैक्स फ्री रिटर्न्स आती रहे। तो ये अगले कुछ जो दिन है ये बहुत ही गहमा गहमी के जादुई सेक्शंस हैं, जैसा अनिल जी आपने जिसका जिक्र किया है सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, उसके तहत आप टैक्स बचा सकते हैं और मार्च 31 से पहले आपको ये तमाम काम पूरे कर लेने हैं जिसका डिटेल में जिक्र अनिल जी ने किया है। पंकज जी, कुछ तो ड्यूटीज होती हैं कि आपको 31 मार्च से पहले ये काम करने ही करने हैं जिससे कि आप को अपने टैक्स बचत में फ़ायदा मिल पाए, लेकिन कुछ ऐसे भी स्मार्ट टिप्स हैं जिसके चलते आप जो बाद में टैक्स पैसे देंगे उसका जो टैक्स फ़ायदा है वो 31 मार्च से पहले ले सकते हैं। उसका फ़ायदा हम शायद 80D में समझ पाएंगे अगर समझे, क्योंकि 80C में तो हम डेफिनेटली हमें 1.5 लाख तक के निवेश पर छूट लेनी ही है, पर 80D में अगर मानिए फॉर एग्जांपल किसी को
अपना हेल्थ चेकअप ही कराना है। उन्होंने सोचा है कि चल अभी अप्रैल मई में समय मिलेगा तो हेल्थ चेकअप करा लेंगे। लेकिन अगर आपका 80D का पूरा जो वो बकेट है पूरा नहीं हो रहा है आपकी छूट का, और आप अगर अभी हेल्थ चेकअप करा लेना चाहते हैं तो उसमें क्या बुराई है? तो ऐसे तरीके हो सकते हैं, स्मार्ट तरीके, जिससे 31 मार्च से पहले आप बिल्कुल अच्छे कैलकुलेटिव तरीके से अपने पैसे बचा सकते हैं टैक्स में। बिल्कुल स्वाति, सही कहा आपने। देखिए, हेल्थ चेकअप हर व्यक्ति को समय समय पर कराते रहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि यदि समय पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएंगे तो यदि कुछ बीमारी आने वाली है, कुछ ऐसा लग रहा है, तो पहले से मालूम चल जाता है और जिसकी वजह से उसका समय पर ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। अब सरकार इस पर आपको फायदा भी देती है, क्योंकि अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं और उसकी लिमिट जो है किसी इंडिविजुअल के लिए जिसकी एज 60 ईयर्स से नीचे है तो 25,000 रुपीज का प्रीमियम पे करते हैं। खुद के लिए, सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन जिसमें पॉलिसी में इंक्लूड हो सकते हैं। पेरेंट्स के लिए अलग से आप प्रीमियम पे कर सकते हैं अप टू 25,000। और यदि आप खुद या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो उनके लिए लिमिट 50,000 की अलग से है। तो आपको यहाँ पर टैक्स में छूट मिलती है जब आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं। लेकिन जैसा आपने भी कहा कि यदि प्रीमियम का अमाउंट उतना नहीं है, लिमिट पूरी एग्जॉस्ट नहीं हो रही है, तो आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं अप टू ₹5,000 उसे भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपका एक तो हेल्थ चेकअप हो जाएगा जो करना ही चाहिए और उस पर टैक्स में छूट भी मिल रही हो। तो क्यों आप इंतजार करें, क्यों ना अभी कर लें, ताकि आप इस साल का जो आपका जो टैक्स प्लानिंग है उसी में इसको इंक्लूड कर सके। तो मेरी सलाह भी रहेगी और ये करना ही चाहिए हर व्यक्ति को कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना चाहिए और साथ में उसका जो एक्सपेंस है उसे इनकम टैक्स में क्लेम करना चाहिए। तो स्वाति, क्योंकि 80C हो, 80D हो या फिर एनपीएस का कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80 CCD1 भी, जिसका जिक्र अभी अनिल जी ने भी किया, ये सब तो है ही है। लेकिन इसके अलावा ये भी ध्यान होना चाहिए कि सिर्फ टैक्स सेविंग नहीं, आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि यदि आपने अपना पीपीएफ अकाउंट खोला हुआ है, एनपीएस अकाउंट खोला हुआ है या आपका सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट है, तो जो मिनिमम मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो तो आपको करना ही करना है। यदि किसी वजह से टैक्स में छूट आपको नहीं चाहिए, लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो भी जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो भी आपको 31 मार्च से पहले करना है, वो ना भूलें। पंकज जी, अनिल जी, 80D की यहाँ पर बात ही चल रही है क्योंकि कई लोग और इनफैक्ट कई सीनियर सिटीजन्स जानना चाहते हैं कि जिनके पास किसी भी तरीके का हेल्थ कवर नहीं है या फिर वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पाए हैं, तो एक प्रावधान ये निकाला गया था बजट में कि आपके जो मेडिकल बिल्स हैं या जो आप कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से, आप वो देकर भी या आपके जो बच्चे हैं वो अगर क्लेम कर रहे हैं आपके लिए, तो उसके जरिए भी आप 80D का फायदा ले सकते हैं। नहीं, ऐसी उस पर कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं है अभी। देखिए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए तो पहले से लिमिट जो है वो 25,000 से बढ़ा के 50,000 रुपए की कर दी हुई है। और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों इकट्ठे प्लान ले लेते हैं और अगर प्रीमियम जो है 50,000 रुपए तक का है, तो उनको जो कवरेज मिल सकता है वो तकरीबन 15 से 20 लाख तक का मिल सकता है, जो कि काफी है आज के हिसाब से। और अगर बच्चे इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं जो उनके अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को भी उसमें कंबाइन कर रहे हैं, फिर जो ये अमाउंट डिडक्शन का है 80D का स्वाति, ये बढ़कर हो जाता है 25,000 से 75,000। तो 25,000 तो खुद के लिए हो गया और 50,000 हो गया अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए। ऐसे करके 75,000 तक। और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि 22,500 रुपए तो टैक्स ही बच गया आपका। तो उस हिसाब से एक बहुत अच्छा एक ये सुरक्षा कवच प्रदान किया हुआ है सरकार ने कि आप हेल्थ इंश्योरेंस की करा के अपने आप को एक महफूज स्थिति में ले आए कि ताकि अगर कोई बीमारी आ जाए तो आपको ज्यादा जो आपकी सेविंग्स है वो इम्पैक्ट ना हो, वो साथ ही साथ में आपको टैक्स में भी बचत मिल जाए। तो एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके, अगर आपने ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो अब शायद वक्त आ गया है कि उसके कवरेज अमाउंट को बढ़ाया जाए। आप टॉप अप प्लान लेके भी अगर आपके पास ऑलरेडी पॉलिसी 5 लाख की है, उसके ऊपर से आप टॉप अप 10 या 15 लाख का ले सकते हैं।
क्योंकि हमने पीछे देखा कोरोना के टाइम पे लोगों के जो बिल बने हॉस्पिटल में जाके वो 8-8, 9-9 लाख के बने। वो लोगों के पास पॉलिसी जो थी वो सिर्फ 3-4 या 5 लाख तक की थी, तो उनको काफी चपत लगी, उनके काफी जो सेविंग्स थी उसका नुकसान हुआ। उसके बाद ये सबने सबक लिया है कि कम से कम पॉलिसी 10 लाख रुपए की होनी चाहिए, और अगर पहले पॉलिसी कम अमाउंट की है तो एक टॉप अप लेके अपने अमाउंट को बढ़ाया जाए, और अगर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं उनको भी कवर करके अपनी डिडक्शन के अमाउंट को 25,000 से बढ़ा के 75,000 रुपए किया जाए। ये आपने बिल्कुल सही बोला, ये बिल्कुल स्मार्ट तरीका हो सकता है कि अगर आपको इनफैक्ट ये तो बहुत नोन फैक्ट है कि कई लोग तो अपने 1.5 लाख तक की जो लिमिट होती है छूट की उसको भी एग्जॉस्ट नहीं कर पाते, उसको भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाना है तो आप अपना इंश्योरेंस पोर्टफोलियो देखिए कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस काफ़ी है कि नहीं है। तो उस अपने मेडिकल इंश्योरेंस को आप टॉपअप कर सकते हैं, जैसे अनिल जी बता रहे हैं, क्योंकि ना काफ़ी इंश्योरेंस इज़ एज गुड एज नो इंश्योरेंस एट ऑल, कि आपको उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा भी नहीं, जेब से वैसे भी आपके पैसे जाएंगे। तो अपडेट कर सकते हैं अपने इंश्योरेंस को। जहाँ पर पैसे बचाने और टैक्स में फ़ायदे की भी बात हुई पंकज जी, एटीसी के बेनिफिट्स को तो हम समझ पा रहे हैं कि 1.5 लाख तक के निवेश पर छूट है, लेकिन एनपीएस यहाँ पर एक अतिरिक्त बेनिफिट देता है। तो एनपीएस इस वक्त किस तरीके से 31 मार्च से पहले कोई इसमें फायदा ले सकता है निवेश करके? स्वाति, मैं एनपीएस का उत्तर दूं इससे पहले मैं जो पहला सवाल आपका था अनिल जी के लिए थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूंगा कि 80D के तहत आप जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं उस पर तो छूट मिलती ही है, लेकिन सरकार ने एक चीज और डिक्लेयर की हुई है कि अगर सीनियर सिटीजन का कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल पाता है, तो इस केस में यदि वो खुद व्यक्ति सीनियर सिटीजन है या फिर कोई व्यक्ति है जिसके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और उन्होंने मेडिकल एक्सपेंसेस किए हैं, तो पूरे साल में सेम लिमिट जो 50,000 की लिमिट है सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम क्लेम करने के लिए, उसके बजाय आपने जो मेडिकल एक्सपेंसेस किए हैं, चाहे वो कंसल्टेंट की फीस हो, चाहे मेडिसिन पे खर्चा हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, किसी भी तरह का ओपीडी में खर्चा किया हो, वो आप 50,000 रुपए तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये पेमेंट अदर देन कैश मोड में हो, कैश में पेमेंट नहीं चलेगा। उसके अलावा आपने चाहे वो कार्ड से किया हो, आपने ऑनलाइन पेमेंट किया हो, आपने अपने किसी वॉलेट से पेमेंट किया हो, तो ये सब आप क्लेम कर सकते हैं। 50,000 की जो लिमिट है हेल्थ इंश्योरेंस की 80D के तहत, वो आपकी इस पर भी लागू होगी। तो ये ध्यान रहे, कई बार ये मिस हो जाता है, बिल संभाल के रखिए और पेमेंट जो किया है मैंने जैसे बताया कि आपका अदर देन कैश मोड में होना चाहिए, आप उसको बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। अब आते हैं एनपीएस पर। एनपीएस पर छूट कई तरीके से मिलती है, जैसे कि यदि आप एम्प्लॉयर आपका डिडक्ट कर रहा है एनपीएस, तो उस पर आपको छूट मिलती है 10% ऑफ योर, मतलब कॉर्पोरेट में जो है 10% की ही लिमिट है, जबकि अब गवर्नमेंट में तो 14% कर दी गई है। तो 10% तक का जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, उस पर छूट मिलती है। लेकिन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो करते हैं अपनी तरफ से आप, तो अंडर सेक्शन 80 CCD 1B के तहत आप 50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जो कि आपकी 80C की जो लिमिट है 1.5 लाख की, उसके ऊपर होती है। तो आपका 80C तो क्योंकि वैसे खत्म हो ही जाता है सब कुछ, बच्चों की फीस हो, चाहे प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन हो, या पीपीएफ ELSS लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम। लेकिन ये जो 80 CCD 1B है, ये थोड़ा सा अलग है, यूनिक है, जो आप सिर्फ एनपीएस में कंट्रीब्यूट करके ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसको मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली, और थोड़ा जल्दी करें ताकि 31 तक आपका जो यूनिट्स है वो भी आपको अलॉट हो जाए। तो लाइफ में एक तो आपका पेंशन की प्लानिंग हो जाएगी और साथ ही आपका टैक्स भी इसमें बचेगा। तो मेरे हिसाब से एनपीएस को इंक्लूड करना चाहिए। पर स्वाति, हमारे व्यूवर्स को ध्यान देना चाहिए, ये सब तभी पॉसिबल है जब आप ओल्ड टैक्स रिजिम में हो। अगर न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो वहां पर डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आज हम बात कर रहे हैं टैक्स बचाने के स्मार्ट टिप्स की। हमारे साथ पंकज मठपाल और साथ ही हमारे साथ अनिल चोपड़ा जी भी हैं बातचीत करने के लिए। अनिल जी, एक और स्कीम, उस पर जरा जानकारी लेना चाहेंगे। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना सीनियर सिटीजन के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट और ख़ास स्कीम है। हम क्योंकि तमाम स्कीम्स की यहाँ पर बात भी कर रहे हैं, 31 मार्च के बाद क्या इसमें निवेश नहीं किया जा सकता? हाँ, देखिए अभी तक तो जो सर्कुलर निकला था, जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, तभी ये बोल दिया गया था कि ये स्कीम जो है
31 मार्च 2023 को इसके ऊपर पर्दा गिर जाएगा, नहीं कर्टन इस पे गिर जाएगा और उसके बाद ये स्कीम नहीं मिलेगी। लेकिन काफी लोग ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि देखिए शायद इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन अभी तक तो हम सभी को ये सलाह देते आ रहे हैं कि 31 मार्च 2023 इसकी लास्ट तारीख है। और जिन लोगों ने भी सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, जो इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक 10 साल की गारंटी रिटर्न की स्कीम है। ऐसी बहुत कम स्कीमें होती हैं कि जिसमें आपको 10 साल तक एक पर्टिकुलर फिक्स रिटर्न मिलती रहे, और वो भी मंथली। तो देखिए यहाँ पे मुंह में पानी आता है कि आप 15 लाख रुपए लगाते हैं और 9,250 रुपए हर महीने आपके बैंक में आता है, और अगले 10 साल तक गारंटीड सरकार की तरफ से। तो ये बहुत ही बढ़िया पॉपुलर स्कीम है। लेकिन दुख की बात ये, जैसे आपने याद दिला दिया, ये 31 मार्च को बंद हो रही है। हम भी आशा करते हैं कि ये शायद एक्सटेंड हो जाए। लेकिन स्वाति, एक ध्यान देने वाली बात ये है कि एक और जो स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए, जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें 15 लाख की लिमिट थी, उसको बढ़ा के 30 लाख कर दिया गया है। तो शायद ये एक सोच रही हो सरकार की कि क्योंकि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 31 मार्च को बंद होने वाली है, वो जो 15 लाख रुपए हैं उसका कोटा उन्होंने वहां पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो पहले 15 लाख की लिमिट थी, उसको बढ़ा के 30 लाख की अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दी गई है। लेकिन अभी भी 17 मार्च है, और जो हमारे सीनियर सिटीजन दर्शक 60 से ऊपर के हैं, वो अभी भी अगर आप चाहें तो LIC के ऑफिस में जाके अपने फाइनेंशियल प्लानर को कॉन्टेक्ट करके और इस स्कीम में, जो बहुत ही लाजवाब स्कीम है, अपना निवेश कर सकते हैं 15 लाख तक का। और हर महीने उसमें गारंटी रिटर्न मिल सकते हैं। इसमें TDS भी नहीं होता है स्वाति, लेकिन आपको खुद ही अपने आप से ही इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करके वो टैक्स जमा कराना होता है। लेकिन LIC TDS नहीं काटती है इसके ऊपर। ये तो वही बात निवेश की। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो बात ध्यान में आई है पंकज जी, वो ये कि 31 मार्च की डेडलाइन म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी बेहद खास है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी नॉमिनी का फॉर्म नहीं भरा, या नॉमिनी का जो स्थान है वो अभी भी उनका खाली है। क्या रूल है जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे अब? बिल्कुल स्वाति, सही कहा आपने। देखिए 31 मार्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए। एक तो जो आपने कहा कि नॉमिनी, क्योंकि अगस्त 2022 में एक रूल आया था कि हर इन्वेस्टर को नॉमिनी बनाना है। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर हस्बैंड वाइफ ने जॉइंट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो कई बार नॉमिनी नहीं बनाते थे और ये चल जाता था। लेकिन अब अगस्त से डिसाइड हुआ कि नहीं, नॉमिनी उसमें मैंडेटरी होगा। तो जिन्होंने अगस्त के बाद इन्वेस्टमेंट किया उसके लिए तो खैर मतलब, क्योंकि ऑटोमेटिकली वहां पर नॉमिनेशन है ही है। लेकिन जो पहले के फोलियोज थे उसके लिए 31 मार्च 2023 की डेडलाइन है। अगर यहां पर आपने ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट, यानी आपको नॉमिनी बनाना है तो बिल्कुल बना दीजिए। अगर नहीं भी बनाना है तो इसकी डिक्लेरेशन आपको साइन करके जमा करनी होगी। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डिक्लेयर करना होगा कि आप वॉलंटरी ऑप्ट आउट कर रहे हैं, नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप भूल गए, आपको नहीं बनाना है तो आप डिक्लेयर कीजिए। अदरवाइज 1 अप्रैल से आपका जो फोलियो है वो फ्रीज हो जाएगा और फिर आप रिडीम नहीं कर पाएंगे अपनी यूनिट्स को अनटिल अनलेस आप नॉमिनी के लिए जो ऑप्ट इन ऑप्ट आउट का ऑप्शन है उसे चुने। दूसरी बात यह भी है, यदि किसी की SIP चल रही है पुरानी, तो अभी तक तो चल रही है, आपके पैसे डेबिट होते रहते हैं और यूनिट्स परचेस होती रहती हैं, लेकिन 1 अप्रैल के बाद वो रुक जाएंगी। तो ऐसे फोलियो जिसमें नॉमिनेशन नहीं है और आपने ये ऑप्ट इन ऑप्ट आउट का डिक्लेरेशन नहीं दिया है, उस केस में SIP भी बंद हो जाएगी। तो ये काम आप 31 मार्च से पहले जरूर करें। साथ ही में यहीं पर ऐड कर दूं कि आधार पैन लिंक करना, ये भी यदि आपने नहीं किया है तो उस केस में भी आप म्यूचुअल फंड में आगे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये तो सभी ट्रांजैक्शंस के लिए है, तो जरूरी है कि आप अपने पैन को भी आधार से लिंक फटाफट कर दें। बिल्कुल। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात अनिल जी, जब हम टैक्स के साथ बचाने के साथ मुनाफा कमाने की बात करते हैं तो ELSS काफी पॉपुलर इस टाइम पे हो जाता है। आपको लगता है कि साल के इस महीनों में ऑलमोस्ट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ELSS में काफी ज्यादा इनफ्लो बढ़ जाता है, क्योंकि लोग टैक्स बचाने के लिए ELSS में ज्यादा निवेश करते हैं? देखिए डेफिनेटली, पर्टिकुलरली जो नॉन सैलरीड टैक्स पेयर्स हैं, जैसे कि बिजनेसमैन हो गए या शॉपकीपर्स हो गए या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हो गए, जिनका कोई एम्प्लॉयर नहीं है जो उनको याद दिला दे कि भी आपने टैक्स में बचत करने के लिए आपने कुछ प्रोविडेंट फंड वगैरह करना है, वो उनका होता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जो ELSS है एक बहुत ही अच्छा एक विकल्प बनकर आता है, क्योंकि आप जो है एक तो इक्विटी में निवेश जाता है आपका, जिसमें पूंजी निर्माण के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसमें वेल्थ क्रिएशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है।
और याद रहे कि अगर हम अभी की देखें स्टॉक मार्केट की सिचुएशन को, तो स्टॉक मार्केट में काफी करेक्शन हुआ पड़ा है। मार्केट जो है वो 62,000 से नीचे गिर के 58,000 पे आई पड़ी है। तो ये तो मुंह में पानी आता है कि भाई ऐसे टाइम पर लगा लो ईएलएसएस में, तो एक तो आपका टैक्स बच रहा है। आपने 1.5 लाख रुपए लगाया और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो 45,000 तो टैक्स ही बच गया आपका। यानी आपने मुश्किल से 1,05,000 रुपए लगाया और वो 3 साल में बढ़ के तो कहीं से कहीं जा सकता है। और याद रखिए कि इक्विटी में जो निवेश है वो 3 साल के लिए नहीं, कम से कम 7 या 10 साल के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक ये ऑप्शन बनकर आता है कि आप नॉट ओनली सिर्फ टैक्स बचाएं, बट ऑल्सो आप अपने जो फ्यूचर के गोल्स हैं उसके लिए एक पूंजी और एक कॉर्पस खड़ा कर लें, ताकि आप फ्यूचर में चाहे वो बच्चों की शादी हो, बच्चों की एजुकेशन हो, अपनी रिटायरमेंट हो, या और भी घर बनाने का जो भी आपका सपना है, उनको आप आराम से पूरा कर पाएं। और ईएलएसएस के जरिए अनिल जी जैसा बता रहे हैं कि टैक्स बचत के साथ साथ सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं, मुनाफा कमाने की बेहतरीन स्कीम है। और आखिरी सवाल पंकज जी आपसे, प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च की डेडलाइन, प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों के लिए कितनी खास और क्या करना है? बिल्कुल स्वाति, ये एक पॉइंट है जो बहुत डिस्कस नहीं होता है, लेकिन जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं तो जो भी आपका रेंट आता है, अगर आपने घर किराए पर दिया हुआ है तो वो पूरा पूरा रेंट आपकी इनकम नहीं होती, बल्कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए कुछ डिडक्शन आपको अलाउड होते हैं। तो पहले जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, जो पूरा रेंट आया, उसमें से आप म्युनिसिपल टैक्सेस, जिसको हम असेसमेंट टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से जानते हैं, वो जो अमाउंट होता है उसको आप माइनस कर सकते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्ट कब करेंगे? जब आपने पे किया हो। तो यदि आपको असेसमेंट टैक्स, क्योंकि साल में 2 बार हाफ हाफ करके आता है मोस्टली म्युनिसिपैलिटीज में, तो अगर आपको बिल मिला हुआ है तो आप 31 से पहले पे कर दें, ताकि जब आप इस साल का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे आईटीआर फाइल करते समय, उस वक्त उस अमाउंट को आप माइनस कर पाएंगे, यदि आपने 31 से पहले पे किया होगा। तो पे तो करना ही है, अभी कर दीजिए। बाद में आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं होम लोन पर, वो तो आप माइनस करते ही हैं। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस करते हैं, पर म्युनिसिपल टैक्सेस तभी माइनस कर पाएंगे जब आपने पे किया होगा। तो अगर बिल आया हुआ है तो उसको भर दीजिए 31 मार्च से पहले। ओके, तो जरूरी काम जो करने हैं पूरे 31 मार्च से पहले टैक्स बचाएं, लेकिन स्मार्ट तरीके से। और कैसे आपको ये करना है, ये बताया हमारे 2 एक्सपर्ट्स ने। पंकज जी और अनिल जी, धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।